नमस्कार, रात के 9 बज चुके हैं। मैं ब्रजेश राजपूत हाजिर हूं आपके अपने कार्यक्रम द एडिटर शो में दिन भर की खबरें लेकर। इस शो में आप और हम करेंगे विस्तार से चर्चा आपसे जुड़ी देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों की। पहली खबर में हम आपको दो मुख्यमंत्रियों के शपथ ग्रहण का साथ दिखाएंगे। बीजेपी के लिए आज ऐतिहासिक दिन था क्योंकि 24 साल बाद ओडिशा को नया मुख्यमंत्री मिला है और वो भी बीजेपी का। वहीं आंध्र प्रदेश में बीजेपी के सहयोगी दल टीडीपी की सरकार बन गई। अगली खबर में बात करेंगे दूसरे चिपको आंदोलन की। राजधानी भोपाल में सरकारी बंगलों के लिए करीब 3000 पेड़ों को काटने की कवायद शुरू होने जा रही है, मगर भोपाल के जागरूक नागरिक इसके खिलाफ सड़कों पर उतर आए। इस पर सरकार का क्या है कहना, बताएंगे आपको विस्तार से। तीसरी खबर में नर्सिंग घोटाले की बात करेंगे, जिसकी नई नई परतें रोज खुल रही हैं और सरकारी कामकाज पर सवाल भी खड़े कर रही हैं। इस घोटाले में आज क्या नया हुआ, आपको बताएंगे। चौथी खबर में बात छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से सांसद तोखन साहू की, जो केंद्र में आवास राज्य मंत्री बन गए हैं और छत्तीसगढ़ के लोगों के मन में ज्यादा से ज्यादा प्रधानमंत्री आवास की उम्मीद जगा बैठे हैं। क्या है पूरा माजरा, बताएंगे आपको आगे विस्तार से। और आखिर में आपको सतर्क करते हुए बताएंगे कि किसी भी अनजान कॉलर से लंबी बात ना करें, क्योंकि साइबर फ्रॉड का दायरा लगातार बढ़ रहा है और इसका खास टूल बन रहा है आपका मोबाइल। मगर द एडिटर शो शुरू करने से पहले बात करेंगे कुवैत में हुए उस हादसे की, जिसने देश के कई घरों में मातम फैला दिया। नौकरी के लिए देश छोड़कर हजारों किलोमीटर दूर कुवैत गए भारतीयों के लिए बुधवार की सुबह काल बनकर आई। कुवैत के मंगाफ जिले में एक बिल्डिंग की पहली मंजिल में आग लग गई, जिसमें 49 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 40 भारतीय हैं, वहीं 50 से ज़्यादा लोग झुलसे हैं। हादसे के लिए कुवैत सरकार ने रियल एस्टेट ऑनर को जिम्मेदार ठहराया है और हादसा भारतीय समय के मुताबिक सुबह 8 बजे हुआ। जिस बिल्डिंग में आग लगी वहां करीब 160 लोग रहते थे, जो एक ही कंपनी के कर्मचारी हैं। हादसे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरा दुख जताया है। मरने वाले लोगों में अधिकतर केरल के लोग हैं, जो रोजी की तलाश में कुवैत में लंबे समय से काम कर रहे थे। मोदी सरकार के शपथ ग्रहण के बाद आज एनडीए के दो घटक दलों की राज्य सरकारों ने भी शपथ लेकर अपना कामकाज शुरू कर दिया। पहले आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने, तो उसके बाद उड़ीसा में बीजेपी सरकार के मोहन चरण मांझी ने शपथ लेकर एनडीए के 19 राज्यों में हुए विस्तार का एहसास करा दिया। नायडू के शपथ समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मौजूद रहकर उन आलोचकों को भी जवाब दिया जो एनडीए गठबंधन में दरार की संभावनाएं तलाश रहे हैं। लेकिन इस समारोह में नीतीश कुमार की उपस्थिति चर्चा का विषय रही। देखिए आज के सबसे बड़े राजनीतिक घटनाक्रम पर यह रिपोर्ट। आंध्र में चंद्रबाबू, ओडिशा में मोहन मांझी, एक दिन दो शपथ का साथ। आज आंध्र प्रदेश में टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री बने हैं, वहीं ओडिशा में मोहन चरण मांझी ने इस पद की शपथ ली है। दोनों ही राज्यों में हुए शपथ समारोह में पीएम मोदी मौजूद रहे और गले लगाकर नए मुख्यमंत्रियों को बधाई दी। आंध्र प्रदेश के सीएम के तौर पर ये चंद्रबाबू नायडू का चौथा कार्यकाल है। वो इससे पहले 1 सितंबर 1995 में पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, 1999 में दूसरी बार और 2014 में तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री से गर्मजोशी से मिले नायडू ने जो कसम खाई थी, उसे आज उन्होंने पूरा किया है। दरअसल साल 2021 में टीडीपी अध्यक्ष की पत्नी का वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के कुछ विधायकों की ओर से अपमान करने के बाद विधानसभा से उन्होंने वॉकआउट किया था और उसी दौरान उन्होंने कसम खाई थी कि वो एक दिन फिर सीएम पद की शपथ लेंगे। वहीं ओडिशा का दिन बीजेपी के लिए ऐतिहासिक दिन रहा, क्योंकि यहाँ 24 साल बाद ओडिशा को नया मुख्यमंत्री मिला है, वो भी भारतीय जनता पार्टी का। इस खास मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक भी मंच पर मौजूद रहे और शपथ ग्रहण के बाद प्रधानमंत्री ने पूर्व सीएम और मनोनीत सीएम से मुलाकात की। उड़ीसा के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री श्रीमान मोहन मांझी जी को बधाई देता हूं। उम्मीद करता हूं उनके नेतृत्व में पूरा उड़ीसा एक नए विकास की रफ्तार पकड़ेगा। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार चलेगी। मेरी ओर से मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री होने के नाते से उनको बधाई देता हूं। बहुत बहुत बधाई।
आदिवासी नेता मोहन चरण मांझी ने लगभग 3 दशक पहले एक गांव के सरपंच के रूप में अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी और आज बीजेपी ने उन्हें सीएम की कुर्सी पर बैठाकर राजस्थान और मध्य प्रदेश की तरह चौंकाने वाला काम किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री नरेंद्र चंद्रबाबू नायडू ने गजब वापसी की है। वो न केवल सत्तारूढ़ एनडीए के मुख्य घटक बनकर उभरे हैं, बल्कि बंटवारे के बाद आंध्र प्रदेश में सरकार बनाकर अपने विरोधियों को बता दिया है कि टाइगर अभी जिंदा है। फिलहाल नायडू के सामने बड़ी चुनौती आंध्र प्रदेश की नई राजधानी बनाने की है, क्योंकि जिस हैदराबाद को उन्होंने अपनी मेहनत और विजन से चमकाया था, वो हैदराबाद तेलंगाना में छूट गया। मगर इस भव्य कार्यक्रम में जेडीयू के नीतीश कुमार नहीं आए और चर्चा का विषय बने रहे। भोपाल की पहचान उसकी हरियाली और प्राकृतिक सुंदरता ही है और जाने क्यों इसी पर सबकी नजर लगी रहती है। अब सरकार अफसरों और मंत्रियों के बंगले बनाने के लिए बीच शहर में वो स्थान चुन रही है जिसे भोपाल के लंग्स या फेफड़े कहा जाता है। इस जगह पर सरकारी बंगले बनाने में हजारों पेड़ काटे जाएंगे। हालांकि भोपाल की जागरूक जनता ने हरियाली उजाड़ने वाली पहल का विरोध करना शुरू कर दिया है। वैसे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी भरोसा दिलाया है कि पेड़ों को काटने वाली किसी भी योजना के बारे में बाद में सोचा जाएगा। देखिए क्या है ये योजना और क्यों हरियाली कुछ लोगों की नजर में खटक रही है। हरियाली को लगी किसकी नजर? विकास के नाम पर काटे जा रहे पेड़। भोपाल में दूसरा चिपको आंदोलन। भोपाल में ग्रीनरी लगातार कम हो रही है। मंत्रियों और विधायकों के मकान बनाने के लिए शिवाजी नगर, तुलसी नगर को पर दूसरी बार आक्रमण हो रहा है। पर्यावरण को लेकर के सरकार बहुत गंभीर है। ये झील और ये हरियाली, यही तो असली पहचान है भोपाल की। लेकिन इसी पहचान को अब मानो नजर लग गई है। मध्य प्रदेश सरकार के एक फैसले ने इन पेड़ों की सांसें छीन सी ली हैं। विधायक और मंत्रियों के बंगलों के निर्माण के लिए राजधानी के सबसे हरे भरे इलाके शिवाजी नगर में हजारों की संख्या में पेड़ काटने की कवायद तेज है। शिवाजी नगर और तुलसी नगर में जिन मकानों को तोड़ने की सरकार कवायद कर रही है, यहाँ पे शहर में सबसे ज़्यादा हरियाली है। ऐसे में अगर मंत्रियों के लिए तमाम विला और बंगले बनाए जाते हैं तो इसमें करीब 29,000 पेड़ काटे जाएंगे। खबर है कि शिवाजी नगर, तुलसी नगर इलाके के 29,000 पेड़ों को काटा जाएगा। सरकार के इस फैसले के विरोध में कांग्रेस अपनी आवाज बुलंद कर रही है। पूर्व मंत्री विधायक पीसी शर्मा, पार्षद योगेंद्र सिंह गुड्डू चौहान धरने पर बैठे हैं। ये सबसे बड़ा ग्रीन बेल्ट है भोपाल का। 29,000 कहा जा रहा है। 60,000 पेड़ काट के मंत्रियों के और विधायकों के बंगले बनाए जाएंगे। करीब 29,000 पेड़ों को काटकर भवन बनाए जाएंगे। 140 करोड़ एकड़ जमीन पर निर्माण होगा। कुल 2,267 सरकारी बंगलों और मकानों को तोड़ने का प्लान है। इसके बाद मंत्रियों के लिए 30 बंगले, 16 फ्लैट और 203 विधायकों के फ्लैट के साथ 3,480 सरकारी अफसरों के बंगले बनेंगे। सरकार का शिवाजी नगर, तुलसी नगर के सरकारी मकानों को तोड़कर 2,378 करोड़ से रीडेवलपमेंट प्लान है। राजधानी भोपाल के बढ़ते तापमान के बीच 29,000 पेड़ काटे जाने की खबरों ने सियासी तापमान बढ़ा दिया है। नेताओं के साथ आम लोग भी अब विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि इन पेड़ों को बचाने के लिए हम उत्तराखंड की तर्ज पर भोपाल में भी चिपको आंदोलन करेंगे। सरकार के इस फैसले का विरोध होना भी लाजमी है। आखिर शहर की खूबसूरती और हरियाली का सवाल जो है, सवाल इसीलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि आखिरकार सरकार एक तरफ प्रदेश भर में पौधारोपण करती है, वहीं दूसरी ओर शहर के बीचों बीच शिवाजी नगर और तुलसी नगर में सरकारी आवासों में लगे हजारों पेड़ों को भी काटने की कवायद करती है। पर्यावरणविद की माने तो उनका कहना है कि अगर पेड़ काटे जाते हैं तो भोपाल का ये जोन हीट जोन में तब्दील हो जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये 29,000 पेड़ जो कह रहे हैं, यदि वही ये काट दिए जाएंगे तो मैं पूरी गंभीरता से कह रहा हूं कि इस पूरे इलाके का, भोपाल शहर का और इस पूरे इलाके का जो टेम्परेचर है वो 2 डिग्री से अधिक बढ़ जाएगा।
हालांकि प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव साफ कह चुके हैं कि किसी पेड़ की अकाल मृत्यु नहीं होने देंगे। ऐसी चर्चा है कि इन पेड़ों की कटाई के बाद इन्हें रीलोकेट किया जाएगा। पहली बात तो ऐसा निर्माण करेंगे जिसमें कम से कम पेड़ कटे, और कोई कारण से कटे तो कटने तो फिर भी नहीं देंगे, ट्रांसप्लांट कराएंगे अगर होगा तो। अब आप ये भी देखिए कि विकास के नाम पर अब तक कितने पेड़ों की बलि ली गई है। BRTS कॉरिडोर निर्माण के लिए 2400 पेड़ काटे गए। नर्मदा पेयजल स्टोरेज के लिए 400 पेड़ काटे गए। शौर्य स्मारक के निर्माण के लिए 200 पेड़ काटे गए। सिंगार चोली ब्रिज और सड़क चौड़ीकरण के लिए 1000 पेड़ काटे गए। हबीबगंज रेलवे स्टेशन विकास के लिए करीब 1000 पेड़ काटे गए। एयरपोर्ट रोड पर विकास के लिए करीब 2000 पेड़ काटे गए। वहीं स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट के लिए 8750 पेड़ काटे गए हैं। तब भी सरकार ने कहा था कि पेड़ों की शिफ्टिंग की जाएगी, लेकिन शिफ्टिंग वाले पेड़ों का अस्तित्व ही खत्म हो गया। भले ही सरकार आज ये दावा कर रही हो कि इस बार भी पेड़ों को शिफ्ट किया जाएगा, लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये पेड़ जीवित नहीं बचेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। मध्य प्रदेश के गठन के बाद भोपाल को राजधानी चुनने की बड़ी वजह यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता ही थी, जिसे इतने सालों में सहेज कर रखने की कोशिश होती रही। मगर भोपाल में पिछले कुछ सालों में लगातार योजना परियोजना के नाम पर बेदर्दी से पेड़ काटे गए हैं, जिस कारण शहर का औसत तापमान बढ़ गया और बारिश कम हो गई है। ऐसे में हजारों पेड़ का कटना भोपाल के लिए किसी सदमे से कम नहीं होगा। दिनों दिन बढ़ रहे साइबर क्राइम ने लोगों की नींद उड़ा रखी है। नए नए तरीके से साइबर फ्रॉड हो रहे हैं। पिछले दिनों इंदौर में 35 फर्जी खाते खुलवाकर लोगों से लाखों रुपए की ठगी की गई। इन खातों में फ्रॉड के पैसे का ट्रांजैक्शन होते ही ठग पैसे निकालकर चंपत हो जाते हैं और फंस कर रह जाते हैं बैंक खाता खुलवाने वाले लोग। साइबर फ्रॉड पर देखिए आंखें खोलने वाली विस्तार न्यूज़ की ये खास रिपोर्ट। ब्लैकमेल कर रहा, बोले 1000 रुपये डाल दो, और अपने आप उसमें ना एक ऐप डाउनलोड हुआ, तो यस और नो जो भी अलाउ करना था वो हो गया। मैं आपको क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर रहा हूँ, तो 10,000 का पेमेंट का मैसेज दिखा रहा है मुझ पे फ्रॉड कॉल। साइबर अपराधी हर दिन देश भर में लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी कर रहे हैं। इन ठगों का अब इंदौर कनेक्शन सामने आया है। इंदौर के एक ही बैंक में 36 ऐसे अकाउंट खोले गए हैं। साइबर अपराधी अलग अलग तरीकों से लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। ये किस तरह से ठगी करते हैं, ये हम आपको 3 केसेस से समझाते हैं। पहला केस, इंस्टाग्राम पर फेक प्रोफाइल बनाई। कुलदीप नाम के शख्स की पत्नी का इंस्टाग्राम पर फर्जी प्रोफाइल बनाया गया। अश्लील फोटो अपलोड किए गए। रिश्तेदारों से जानकारी लगी तो फर्जीवाड़े का पता चला। ये इंस्टाग्राम पे सोशल मीडिया पे हमको फर्जी आईडी बनाकर ब्लैकमेल कर रहा, बोले 1000 रुपये डाल दो, तो हमने पैसे से नहीं डाले, तो फिर हमारी स्टोरी गंदे डाल रहा हो। दूसरा केस, पीएम किसान योजना के नाम से ठगी। पेशे से किसान संजय गुर्जर को व्हाट्सएप पर पीएम किसान योजना को लेकर एक PDF मिला। क्लिक करने पर ऐप डाउनलोड हो गई और चंद मिनट में 1 लाख रुपए गायब हो गए। सर मेरे व्हाट्सएप के ग्रुप में एक लिंक गई थी और अपने आप उसमें ना एक ऐप डाउनलोड हुआ, तो ऐप डाउनलोड होने के बाद में मेरे से यस और नो जो भी अलाउ करना था वो हो गया। तीसरा केस, फोन कॉल पर ठगी। ट्यूशन के पैसों से घर चला रही महिला को एक कॉल पर पैसे ट्रांसफर करना भारी पड़ गया। कॉलर ने हजारों रुपए ठग लिए। सर मुझे एक फ्रॉड कॉल आया था। उन्होंने मेरे से कहा कि आपके पापा के फ़ोन पे पेमेंट नहीं हो रहा है। उन्होंने मेरे पास काम किया था, मैं एक सरकारी ऑफिसर हूँ, मैं आपको क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर रहा हूँ। उनसे कहा कि ठीक है सर कर दीजिए, तो उन्होंने पेमेंट किया, तो 10,000 का पेमेंट का मैसेज दिखा रहा है मुझ पे फ्रॉड कॉल। तो मैंने उनको फिर पेमेंट करा, तो मेरे अकाउंट से पैसे जा चुके थे। अब ये समझ लीजिए कि साइबर अपराधियों का ये रुपया कहां और कैसे जाता है। बड़ी संख्या में फर्जी फर्म्स के नाम पर करंट अकाउंट खुलवाए जा रहे हैं। उन पे बल्क अपलोडिंग की व्यवस्था जो है वो की जा रही है, जिससे कि ठगी की राशि तत्काल बहुत सारे अकाउंट्स में भेज दी जाती है, जिससे पुलिस को विवेचना में दिक्कत आती है। हाल ही में इंदौर में धीरज जायसवाल नाम के बिजनेसमैन के साथ शेयर ट्रेडिंग ऐप के जरिए 85 लाख रुपए से ज्यादा की ठगी हुई। कैसे, आपको परत दर परत समझाते हैं। ठगी करने के लिए फर्जी खाते खुलवाए गए। 2 महीने में कुल 35 फर्जी खाते खुलवाए। ठगी का पैसा इन खातों में डलवाया। ठगी करने वालों ने ATM से पैसा निकाला और बाद में फंसे खाते खुलवाने वाले। देश में बीते 1 साल में साइबर अपराध चरम पर पहुंच चुका है।
करीब 27 लाख शिकायतें मिली हैं। सिर्फ मध्य प्रदेश में ही साल भर में 1 लाख से ज्यादा केस आए हैं, लेकिन इस पर लगाम लगाना आज बड़ी चुनौती बन चुका है। बैंक अकाउंट खोलने के लिए जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की आवश्यकता होती है वह भी इन साइबर अपराधियों के दिए जाते हैं। यही बड़ी वजह है कि पुलिस भी इन लोगों तक नहीं पहुंच पाती। पुनीत विजयवर्गीय, विस्तार न्यूज़, इंदौर। दरअसल साइबर फ्रॉड करने वाले लोग फ़ोन कॉल से ही लोगों को फंसाते हैं, इसलिए पुलिस यही सलाह देती है कि अनजान नंबर से आने वाले फ़ोन कॉल से सावधान रहें। अनजान व्यक्ति से फ़ोन पर लंबी बात ना करें और उसकी कही किसी भी बात पर भरोसा ना करें। मध्य प्रदेश में ही पिछले साल 1 लाख साइबर फ्रॉड की घटनाएं थाने में दर्ज हुई और करीब इतनी ही घटनाएं थानों तक पहुंच भी नहीं पाईं। इसलिए सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। मध्य प्रदेश को बदनाम कर रहे नर्सिंग घोटाले में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। 13 जिन कॉलेजों को मार्कशीट भेजी गई थी उन पतों पर कोई मिला ही नहीं और मार्कशीट वापस लौट आई। हैरानी इस बात की है कि ये सारे कॉलेज सुटेबल कॉलेज की सूची में थे। इन कॉलेज को तलाशने जब विस्तार न्यूज़ के रिपोर्टर मौके पर पहुंचे तो अता पता लापता कॉलेजों की नई कहानी का पता चला। नर्सिंग कॉलेज घोटाले की परत खोलती देखिए विस्तार न्यूज़ संवाददाताओं की ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश को किसी की नजर लग चुकी है, क्योंकि यहाँ एक घोटाले का नाम उजागर होने की देर नहीं लगती कि दूसरे घोटाले की सुगबुगाहट तेज होने लगती है। अब नर्सिंग घोटाले में ही एक और चौंकाने वाला सच सामने आया है। सीबीआई जांच में ये पता चला है कि नर्सिंग काउंसिल ने मध्य प्रदेश के 13 सूटेबल कॉलेजों को मार्कशीट भेजी थी। इन्हें दिए गए पते पर ही भेजा गया था, लेकिन उन मार्कशीट्स को वहाँ कोई रिसीव करने वाला ही नहीं मिला, जिसके कारण सारी मार्कशीट वापस आ गई। ऐसे में कई सवाल खड़े होने लगे कि आखिर जिम्मेदार अधिकारी है कहां? और सबसे बड़ा सवाल, क्या कागजों में दिखने वाले कॉलेज वाकई में मौजूद हैं भी या नहीं? यही सच जानने के लिए ग्वालियर स्थित विस्तार न्यूज की टीम इस लिस्ट में दिख रहे ग्वालियर के इन्हीं चारों कॉलेज में पड़ताल करने पहुंची, लेकिन यहाँ जो हुआ उसने हमारे होश उड़ा दिए। यहाँ पर पहुंचे आप देख सकते हैं कि यह वही स्थान है जहाँ पर यह पता बताया गया है नर्सिंग कॉलेज का, लेकिन यहाँ पर किसी भी तरह की कोई बिल्डिंग नर्सिंग कॉलेज की नहीं है और न ही नर्सिंग कॉलेज यहाँ पर स्थापित है। हमारे रिपोर्टर ने लोगों से पूछा कि लिस्ट में दिख रहा कॉलेज साईं बाबा स्कूल ऑफ नर्सिंग कॉलेज आपने कहीं देखा भी है? तो उसी कॉलोनी में रहने वाले लोगों ने कहा कि हमने ऐसे किसी कॉलेज का नाम नहीं सुना है। यही रहते हो आप? हाँ, किराए से रहते हैं। कौन सी कॉलोनी है? ये हरिशंकर प्रॉब है, नवाब सिंह कॉलोनी। यहाँ कोई साईं बाबा स्कूल ऑफ नर्सिंग कॉलेज चलता है? यहाँ मुझे जानकारी नहीं है ज़्यादा। कभी नहीं देखा? यहाँ स्टूडेंट नहीं देखे? नहीं, कभी नहीं आए? कोई कॉलेज की बिल्डिंग भी नहीं देखी आपने? कोई भी नहीं। सवाल उठता है कि कागजों में संचालित हो रहे नर्सिंग कॉलेजों को सीबीआई ने सूटेबल कैसे बता दिया। हैरानी वाली बात यह है कि मार्कशीट लेने वाला कोई नहीं मिला, जबकि इनमें से अधिकतर कॉलेज सूटेबल लिस्ट में शामिल हैं। अब कांग्रेस ने फिर एक बार इस पूरे मामले को लेकर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। आरटीआई एक्टिविस्ट रवि परमार ने मार्कशीट कलेक्ट नहीं करने के बाद कई तरह के सवाल खड़े किए हैं। नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़े में एक और नया खुलासा हुआ, जिसमें मध्य प्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल द्वारा 13 नर्सिंग कॉलेजों को जीएनएम फर्स्ट ईयर की मार्कशीट भेजी गई थी, लेकिन मार्कशीट नर्सिंग काउंसिल वापस लौट आई, क्योंकि वहां पर कोई भी जिम्मेदार मार्कशीट लेने वाला नहीं मिला, ना ही कॉलेज का पता मिला। तो ऐसे में स्थिति साफ हो गई कि मध्य प्रदेश में कागजों में नर्सिंग कॉलेज चल रहे थे। और सबसे हैरान कर देने वाली बात है कि इस लिस्ट में कई कॉलेज ऐसे हैं जिनको सीबीआई ने भी सूटेबल बता दिया था। मतलब सीबीआई ने भी कई बड़ी गड़बड़ियां की है, जिनके अभी खुलासे होना बाकी है और धीरे धीरे ये खुलासे हो रहे हैं। सीबीआई नर्सिंग घोटाले की जांच में लगी है। पुरानी रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश में कुल 308 नर्सिंग कॉलेज हैं। इनमें से 169 योग्य पाए गए हैं, वहीं 73 अनफिट हैं और 61 कॉलेज अयोग्य हैं। अब आपको इस नर्सिंग कॉलेज से जुड़ी पूरी कहानी समझाते हैं। पहली बार 2020 में नर्सिंग घोटाले का खुलासा हुआ। नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता का मामला हाई कोर्ट पहुंच गया। हाई कोर्ट ने सीबीआई को अक्टूबर 2022 में ही मामले की जांच सौंप दी। सीबीआई ने 364 कॉलेजों की जांच के आदेश दिए, जिनमें पता चला 73 कॉलेजों में कमियां निकली और 66 कॉलेजों को अयोग्य बताया गया। सीबीआई अधिकारियों ने ही पैसे लेकर अनफिट कॉलेजों को फिट दिखाया था।
4 अधिकारियों समेत 23 लोगों पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। नर्सिंग के करीब 1 लाख से ज्यादा छात्रों का इस घोटाले के कारण भविष्य अंधकार में है। प्रदेश के चर्चित नर्सिंग कॉलेज घोटाले की जांच अब सीबीआई के हाथों में है, लेकिन यहाँ भी एक बड़ा सवाल है कि खुद सीबीआई के ही अफसर जांच के घेरे में हैं, तो ऐसे में इस घोटाले की निष्पक्ष जांच कैसे होगी? ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। ये नर्सिंग घोटाला व्यापम घोटाले से भी बड़ा है, जिसकी नई नई परतें रोज खुल रही हैं। नई सरकार से उम्मीद है कि ये घपले घोटाले वाले कॉलेजों को बंद कर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था की बेहतर छवि बनाए। वैसे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उच्च शिक्षा मंत्री रह चुके हैं और शिक्षा व्यवस्था में सकारात्मक बदलाव उनकी प्राथमिकता की सूची में है। मोदी सरकार में छत्तीसगढ़ से बने आवास राज्य मंत्री तोखन साहू ने प्रदेश के लोगों की अपेक्षाएं बढ़ा दी हैं। छत्तीसगढ़ की जनता को लग रहा है कि अब पीएम आवास योजना को गति मिलेगी और प्रदेश सरकार ने जिन 18 लाख आवास का वायदा किया है वो जल्दी बन जाएंगे, क्योंकि केंद्रीय आवास मंत्री तोखन साहू जो बन गए हैं। देखिए ये रिपोर्ट। मैं तोखन साहू ईश्वर की शपथ लेता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में छत्तीसगढ़ के बिलासपुर सांसद तोखन साहू को केंद्रीय आवास और शहरी विकास राज्य मंत्री बनाया गया है। तोखन साहू को राज्य मंत्री बनाए जाने पर छत्तीसगढ़ में चारों तरफ खुशी की लहर है, क्योंकि केंद्र और राज्य दोनों जगह डबल इंजन की सरकार है। ऐसे में छत्तीसगढ़ के विकास के सपनों को पंख लगेंगे, ये उम्मीद की जा रही है। अब जिले वासियों की उम्मीदें और बढ़ गई हैं। जरूरतमंदों की निगाह पीएम आवास पर टिकी हैं। लोगों को ऐसी उम्मीद है कि अब उनके अपने घर का सपना साकार होगा, क्योंकि वादे पुरानी सरकार ने किए थे जो पूरे ना हो सके। भूपेश सरकार में लोग पीएम आवास से वंचित हैं। 13 दिसंबर 2023 को साय ने सीएम पद की शपथ ली। छत्तीसगढ़ में सरकार बनने के पहले बीजेपी ने प्रधानमंत्री आवास को लेकर जमकर पिछली कांग्रेस सरकार को घेरा था और आरोप लगाया था कि जानबूझकर प्रदेश की जनता को पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिला। प्रधानमंत्री की योजनाओं को छत्तीसगढ़ में यहां की कांग्रेस की सरकार ने लागू नहीं किया। अब प्रधानमंत्री आवास योजना 18 लाख घर बनाकर आप लोगों को देने के लिए दिए गए। अब 18 लाख घर में मुझे बताया गया है कि 16 लाख घर तो इन्होंने बनने ही नहीं। उस वक्त प्रदेश की जनता भी भूपेश बघेल से पीएम आवास को लेकर काफी खफा थी। आवास का देखिए ऐसा है, जब यहाँ पर भाजपा की सरकार थी तब इतने ज़्यादा स्तर पर इतने ज़्यादा मतलब संख्या में आवास प्रधानमंत्री आवास बन रहा था, लेकिन जब से भूपेश बघेल कांग्रेस सरकार आई है ना, तब से पूर्ण रूप से बंद कर दिए हैं। पता नहीं लोग क्या चाहते हैं, जनता की भला चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। और जैसे ही बीजेपी सत्ता में आई, पहली कैबिनेट में ही सरकार ने 18 लाख आवास को लेकर कैबिनेट में मंजूरी दे दी। अब लोगों को इन्हीं 18 लाख आवास की आस है। कितना बड़ा ये सौभाग्य है छत्तीसगढ़ के लोगों का कि विष्णुदेव जी की सरकार बनती है। पहली कैबिनेट का पहला प्रस्ताव प्रधानमंत्री आवास बनाने का, 18 लाख आवास बनाने का प्रस्ताव होता है। केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी की एनडीए की तीसरी बार की सरकार बनती है और उसके भी पहले कैबिनेट के पहली बैठक का पहला प्रस्ताव है प्रधानमंत्री आवास बनाना। ये बड़ा कोइंसिडेंस है। बहुत तेजी से आपको ये सब मिलेगा देखने। सरकार आती है और जाती हैं, लेकिन गरीबों के आवास को लेकर हमेशा से ही सवाल खड़े होते आए हैं। वहीं इस मामले में पूर्व नगरीय प्रशासन मंत्री शिव कुमार डहरिया का क्या कुछ कहना है, सुनाते हैं आपको। आज की स्थिति उनकी सुधर नहीं रही है। 2047 किसने देखा है? आज को थोड़ा ठीक बेहतर करे, भविष्य की बात तो बाद में आएगा। पहले आज जो स्थिति है उनको ठीक करने का काम भारतीय जनता पार्टी को करना चाहिए। अब जब प्रदेश से ही इस विभाग के केंद्रीय राज्य मंत्री बन गए हैं, तब इसका फायदा कब और कितने लोगों को मिलता है, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरीके से मोदी की गारंटी को लेकर राज्य सरकार काम कर रही है, उससे इन्हें अब केंद्र का भी सहारा मिल जाएगा। मतलब डबल इंजन की सरकार का फायदा अब छत्तीसगढ़ की जनता को भी सीधे मिलेगा, ये तय माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। वैसे केंद्रीय मंत्री तोखन साहू के नाम का अर्थ जाने तो समझ पड़ेगा कि छत्तीसगढ़ी भाषा में षटकोण वाले शाह यानी कि शाह को खा उच्चारित करते हैं, इसलिए इनका नाम का शाब्दिक अर्थ तोषण है, जिसका अर्थ सबको खुश और संतुष्ट करने वाला होता है। इसलिए यदि छत्तीसगढ़ के लोग तोखन साहू से पीएम आवास से ज़्यादा घरों की उम्मीद कर रहे हैं तो इसमें गलत कुछ नहीं है। तोखन का मतलब ही सबको संतुष्ट करना है।
उधर कुवैत में हुए हादसे को लेकर पीएम मोदी बेहद गंभीर हैं। उन्होंने विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह को कुवैत के लिए भेज दिया है। पीएम मोदी ने भी हादसे को लेकर कैबिनेट की मीटिंग ली और हालात को जाना। निश्चित ही ये बड़ा हादसा है जिसको लेकर पूरी सरकार बहुत चिंतित है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस हादसे के बाद कैबिनेट की मीटिंग ली है और हालात का जायजा लिया है और एक मंत्री को वहां पे भेजा है। इस हादसे में जिन 40 लोगों की मौत हुई है वो अधिकतर लोग केरल के रहने वाले हैं और लंबे समय से कुवैत में रहकर काम कर रहे थे। मीटिंग के और डिटेल के बारे में और आगे जानकारी मिलेगी, मगर प्रधानमंत्री इस घटना को लेकर बहुत गंभीर हैं और कीर्तिवर्धन सिंह, विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह इस पूरे मामले को लेकर क्या कह रहे हैं, सुनिए। और हम लोग यहाँ से कल सुबह वहाँ कुवैत के लिए रवाना हो रहे हैं। वहाँ का जो सिचुएशन है उसका स्टॉक लेंगे। जो घायल हैं, जिनको चोटें हैं, जहाँ जहाँ अस्पतालों में हैं, उनका जायज़ा लेंगे कि उनका इलाज कैसा चल रहा है। जो हम लोगों की रिपोर्ट है, हम लोगों की एम्बेसी के सारे वहाँ पे अधिकारी कई बार जा चुके हैं। उसके साथ साथ कुवैती अथॉरिटीज़ भी बार बार विज़िट किए हैं और हम लोगों के पास जो रिपोर्ट है कि जो घायल हैं उनकी अच्छे ढंग से देखभाल हो रही है और जिनकी मृत्यु हो गई है उनकी जल्दी से जल्दी उनका आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस चालू है और उनको जल्दी जल्दी देश ले जाने की तैयारी में आ रहा है। प्रधानमंत्री ने बोला है कि वो जो पूरा सिनेरियो हुआ है लालच की वजह से हुआ है। देखिए, इस पे हमारा कोई कमेंट नहीं है। हम लोगों को इस घटना, इस सिचुएशन को देखना है, उसको कंट्रोल में करना है और इसमें बेहतर से बेहतर सहायता उपलब्ध करानी, जिसके लिए हमारी सरकार सारी यथासंभव प्रयास कर रही है। सर, इसमें मैक्सिमम लोग केरला के, तमिलनाडु के, उत्तर भारत राज्यों के भी हैं। जी, इसमें जो लोग हैं जो अभी तक पता चल रहा है कि इन राज्यों के हैं और उनका आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस चालू है। सर, आगे का कोई स्ट्रैटेजी आप लोगों ने बनाया है कि फर्दर जब वो वापस आएंगे तो उसके लिए? वो अभी जो सामने सिचुएशन है उसको डील करना है। उसके बाद की स्ट्रैटेजी यहाँ पे सरकार बनाएगी। आप लोग कब तक रहेंगे वहाँ पे? कब तक आप? जब तक वहाँ ज़रूरत पड़े हम लोगों की, जब तक ज़रूरत। निश्चित ही मोदी सरकार के बड़ा सराहनीय कदम है। तो चलिए, आज द एडिटर शो में बस इतना ही।